हेलो फ्रेंड्स, मैं आशीष स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि इसमें जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम हुआ था 2023 में, मतलब नवंबर दिसंबर में एग्ज़ाम हुआ था इसका। उसके आंसर की को सॉल्व करें, ठीक है। इसमें मैथ के सवाल को देख रहे हैं कि किस प्रकार से इसमें मैथ के क्वेश्चन पूछे हुए थे, ठीक है। कल हमने इसका मतलब पहला जो 14 तारीख का फर्स्ट शिफ्ट हुआ था, मतलब 14 तारीख से एग्ज़ाम स्टार्ट था, इसका फर्स्ट शिफ्ट का जो क्वेश्चन था मैथ का, उसे हमने कल सॉल्व करा दिया है। आज हम इसके सेकेंड शिफ्ट को सॉल्व करेंगे, किस प्रकार से इसमें क्वेश्चन पूछे गए हैं। और ये जो आपका क्वेश्चन है आगे आने वाले सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण होगा, चाहे वो आपका CHSL हो, CPU हो, क्योंकि CPU में सारे क्वेश्चन हार्ड नहीं आते हैं। लगभग 40 से 45 क्वेश्चन जो होते हैं वो इजी ही आते हैं। आप आराम से उसका अर्थमेटिक तो आपसे आराम से बन जाएगा। अगर आप सारा जो SSC का जो टोटल प्रीवियस ईयर अगर लगाते हैं तो आपका CPU हो, CHSL हो या फिर CGL हो, सबका जो है आप आसानी से जो आपका मतलब जो है अर्थमेटिक का पोर्शन पूरा कवर हो जाएगा, क्योंकि सबका अर्थमेटिक सेम होता है। इसमें भी कुछ क्वेश्चन आसान है, कुछ क्वेश्चन बढ़िया लेवल के भी है, लेकिन इसमें टोटल 15 सवाल नहीं आते हैं। बाकी आपके SSC के अधिकतर एग्जाम में 20 से 25 सवाल होते हैं, ठीक है। जैसे CHSL में 25 सवाल होते हैं, मतलब फर्स्ट एग्जाम में। CPU में 50 क्वेश्चन होते हैं, CGL में भी 25 क्वेश्चन, मतलब CHSL और CGL का जो सिलेबस है लगभग समान है, ठीक है। तो इसका अगर अभी दिल्ली पुलिस का एक और वैकेंसी भी आने वाला है, जैसा कि आप सभी को पता हो गया होगा कि दिल्ली पुलिस का एक और वैकेंसी आएगा। तो वहाँ से भी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जब आप बनाइएगा तो आपके लिए बहुत फ़ायदा होगा। तो आप बताइएगा, हम इसका जो है आगे चल के रीजनिंग का भी क्वेश्चन जो है सॉल्व करेंगे। अभी तो फिलहाल हम मैथ के क्वेश्चन को ही देख रहे हैं कि मैथ इसमें किस प्रकार से पूछे गए हैं, और टोटल शिफ्ट का जो है हम एनालिसिस करेंगे, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो इसे शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि और लोगों के पास भी पहुँच सके जो भी इसका तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपका जो है प्रीवियस ईयर पर, अब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जितना बनाइएगा, आपके जो एग्ज़ाम में बैठिएगा तो आपसे मैथ का टोटल क्वेश्चन मतलब जितना भी होता है लगभग आपके सारे सही हो गए। हमने दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम दिया था, उसमें भी मेरे मैथ में जो थे 15 क्वेश्चन आते थे और मेरे टोटल 15 सवाल सही थे। हम आपको अपना आंसर की भी दिखा चुके थे, ठीक है। तो इसका एग्ज़ाम हम खुद निकाल चुके हैं। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं इसके 14 तारीख वाले सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन को, किस प्रकार से इसमें मैथ के सवाल पूछे गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए, ये जो हमारा क्वेश्चन है, मैथ का सेक्शन स्टार्ट हो गया। ये जो हमारा सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है, क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे गए हैं, 14 तारीख का सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है, किस प्रकार से पूछे गए हैं और किस प्रकार से सॉल्व करना है, चलिए सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि अरुण जो है 525 रुपये में 150 अमरूद खरीदा, ठीक है। 525 रुपये में उसने क्या किया, 150 अमरूद खरीदा और 36 रुपये प्रति दर्जन की दर से बेच दिया। तो अरुण को लाभ होगा या हानि, परसेंट हमें बताना है। देखिए, 525 रुपये में उसने क्या किया, तो 525 रुपये में उसने 150 अमरूद खरीदा है, ठीक है। और 36 रुपये प्रति दर्जन, यानी कि एक दर्जन में 12 अमरूद होते हैं, यानी कि 3 रुपये के हिसाब से वो बेच दिया। देखिए, 12 अमरूद को उसने 36 रुपये में बेचा है, तो एक अमरूद को उसने कितना में बेचा होगा, तो 3 रुपये में बेचा होगा, यानी कि 3 रुपये के हिसाब से वो बेच दिया। अब समझिए, यहाँ रेशियो लगा दीजिए। यहाँ अगर हम रेशियो लगाएंगे तो 5 2 7 और 5 12, 3 से इसको कटा दीजिए। 3 से जब इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 एकम 3, और ये क्या हुआ, 2 और 2, 3 7 21, 3 5 15। अब यहाँ देखिए, यहाँ करते हैं 175 और रेशियो है, तो आगे चलकर ये जो हो जाएगा ऊपर हो जाएगा 150, 150 हो जाएगा ना। 25 से कटाएंगे तो 7 और 25 से कटाएंगे तो 6। ये देखिए, ये उसका है CP, ये इतना में खरीद कर लाया, ये 525 रुपये में 150 अमरूद खरीद कर लाया, और ये है उसका SP, यानी कि 7 रुपये में खरीद कर लाया और 6 रुपये में बेच रहा है। तो हानि हो रहा है, कितना रुपये का हानि हो रहा है, 1 रुपये का हानि हो रहा है। किस पर हानि हो रहा है, तो इस 7 पर हानि हो रहा है, और गुना 100, हमें परसेंटेज बताना है, हानि परसेंट बताना है। तो 100/7 को क्या लिख सकते हैं, तो हमें पॉइंट में लिखना है। तो देखिए, पहले तो हानि हो रहा है, तो लाभ वाला तो हमारा कोई भी होगा नहीं, इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 7 एकम 7, 3 0 7 चौक 28, यानी कि 14 दशमलव समथिंग वाला जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन को भी देखते रहना है। यहाँ जो 14.29% का लॉस हो रहा है, यही हमारा राइट आंसर है, ठीक है। वो 7 रुपये में खरीद कर लाया था और 6 रुपये में बेच रहा है, तो 1 रुपये का तो हानि हो रहा है ना। उम्मीद करता है वो समझ में आ गया होगा। बहुत बढ़िया प्रश्न है। अब इसे देखिए, आप चाहते तो 525 रुपये 150 अमरूद निकालते, फिर 36 रुपये के हिसाब से 150 अमरूद को बेचते, फिर भी पता चलता है। लेकिन जितना हमें एक अमरूद पर हानि या फिर लाभ हो रहा है, उतना हमारे सारे अमरूद पर भी हानि या फिर लाभ होगा, ठीक है। उम्मीद करता है वो समझ में आ गया होगा।
अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कर रहा है कि प्रथम 5 भाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा। अब देखिए समझिए, 1 9 तो हमारा भाज्य है, नहीं अभाज्य है। 2 हमारा अभाज्य संख्या होती है। अभाज्य संख्या वैसी संख्या को कहते हैं जो केवल स्वयं से और 1 से विभाजित होती है, ठीक है। उसके बाद 3 हमारा अभाज्य संख्या होती है। तो भाज्य संख्या जो स्टार्ट होती है हमारी 4 से स्टार्ट होती है, ठीक है। 4 जो होती है हमारी प्रथम भाज्य संख्या होती है। अब समझिए, पहला भाज्य संख्या हो गया 4, हमें औसत निकालना है। फिर दूसरा भाज्य संख्या हो गया 6, फिर तीसरा भाज्य संख्या हो गया 8, फिर चौथा भाज्य संख्या हो गया 9, क्योंकि 9 जो है 1 3 और 1 से विभाजित होती है, 3 से और 9 से, मतलब 3 से विभाजित होती है ना एक्स्ट्रा, इसका 2 गुणनखंड तो नहीं है, 3 गुणनखंड है। 9 हमारा भाज्य संख्या हो जाएगी। 9 के बाद 10 हमारा भाज्य संख्या हो जाएगी। और देखिए 5 हो गया, 1 1 2 3 4 5। अब इसका औसत निकालने के लिए संख्या से भाग दे दीजिए, क्या हो जाएगा, 10 और 9 19, 19 और 8 कितना होता है, 19 और 8 27, 27 और 6 33, 33 और 4 कितना होता है 37। तो 37 अब बटे में 5 लिखेंगे। 37 बटे 5 को हमें पॉइंट में लिखना है, तो 7 पंजे 35, 2 0 7.4 जो हो जाएगा इसका औसत हो जाएगा। 7.4 किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है। तो ऑप्शन डी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन है कि ए बी सी एक कार्य को क्रमशः 8 10 और 12 दिन में करते हैं, ठीक है। वे सभी एक साथ कार्य करते हुए उस कार्य को कितना दिन में करेंगे। बहुत आसान प्रश्न है। ए कितना दिन में कर रहा है काम को, तो 8 दिन में। बी कितना दिन में काम को कर रहा है, तो 10 दिन में। और सी कितना दिन में काम को कर रहा है, तो 12 दिन में, ठीक है। तो टोटल कार्य क्या हो जाएगा हमारा, टोटल कार्य इन तीनों का एलसीएम हो जाएगा, जो कि हमारा 120 हो जाएगा। जब इसका एलसीएम निकालिएगा तो कितना हो जाएगा 120। 8 से 120 में भाग देंगे तो 15 का ऑप्शन से ए का हो गया। 10 से 120 में भाग देंगे तो 12 का ऑप्शन से बी का हो गया। और 12 से 120 में भाग देंगे तो 10 के ऑप्शन से सी का हो गया। अब हमें टोटल कार्य को तीनों को एक साथ कराना है, तो टोटल कार्य कितना है हमारे पास 120। 120 कार्य को तीनों मिलकर करेंगे तो 15 12 27 और 10 37 के ऑप्शन से करेंगे, तो इतना दिन में जो है काम को कंप्लीट कर देंगे। इसी टाइप का ऑप्शन दिया है, तो ऑप्शन एक जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ऑप्शन में आ गया होगा, ठीक है। तो पेपर का लेवल लगभग ईजी आया था। एक दो क्वेश्चन थोड़ा लेवल के थे, बाकी सारे क्वेश्चन जो ईजी थे। अब ऐसा ही आपका एग्जाम में भी रहता है, चाहे आप किसी का भी एग्जाम ले लीजिए, CHSL CGL GD, आप GD का दिए होंगे तो आपको पता होगा कि सारे क्वेश्चन इजी आए थे। एक दो प्रश्न हो सकता है आपको हार्ड लगे होंगे, ठीक है। और GD का जैसे ही आंसर किया जाएगा उसका भी हम लोग सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है, 4। क्वेश्चन करें, किसी देश की प्रारंभिक जनसंख्या 1,87,500 है, ठीक है। यदि जन्म और मृत्यु दर क्रमशः 13% और 9% है, तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या क्या हो जाएगी। देखिए 13% लोग जन्म ले रहे हैं और 9% लोग मर रहे हैं, तो ओवरऑल 4% लोग जो है बढ़ रहे हैं, क्योंकि जन्म ले रहे हैं तो बढ़ रहे हैं, तो ओवरऑल 4% लोग बढ़ रहे हैं। तो हमें बताना है 2 साल बाद इतना जनसंख्या अगर अभी है तो 2 साल बाद जनसंख्या कितनी हो जाएगी शहर की। तो सीखिए यहाँ देखिए, पहले जनसंख्या कितना है 1,87,500, 1,87,500 है ना, गुना 4% के हिसाब से जनसंख्या बढ़ रही है, क्योंकि 13% लोग जी रहे हैं और 9 जन्म ले रहे हैं, और 9% लोग जो है, एक सेकंड देखिए, क्योंकि 13% लोग जन्म ले रहे हैं और 9% लोग मर रहे हैं, तो अब देखिए कितना हो जाएगा 1,87,500 में जो है प्रति वर्ष 4% की वृद्धि हो रही है, ठीक है। प्रति वर्ष 4% की वृद्धि हो रही है, तो कितना लेंगे 104 बटे में 100, 104 बटे में 100, और गुना का 104 बटे में 100 हो जाएगा, 104 बटे में 100 हो जाएगा। यहाँ देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कटा दीजिए, 25 से 4 से कटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 4 से कटाएंगे तो 25, और 4 से इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा। 25 से इसको कटाइए, 25 से कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 25 थी, अब 25 सात 175, 12 5 25 पंजे 125, 75 से कट जाएगा। अब देखिए 75 में हमें पहले देखिए 75 और 26 से गुना कीजिए, फिर 75 104 से गुना कीजिए, इकाई अंक से आंसर आ जाएगा 5 के 20, 20 छका 120। तो यहाँ तो नहीं आएगा, देखिए गुना करके देखते हैं 75 चौके कितना होता है। देखिए पहले हम क्या कर रहे हैं, 75 में हम 104 से गुना कर रहे हैं, एक लाइन में गुना कीजिए। देखिए एक लाइन में गुना कर रहे हैं, 75 चौके कितना होता है, 75 चौके होता है 300, 300 का जीरो हाथ में लगा 30, 75 में जीरो से गुना करेंगे तो जीरो, 75 में जब जीरो से गुना करेंगे तो हो जाएगा जीरो, और यहाँ 30 था तो एक और जीरो हो जाएगा। अभी हाथ में लगा हमारे पास 3, 75 एकम 75 और 3 कितना होता है 78, यानी कि यहाँ से जो 75 में 104 से गुना किए हमारा 7800 आ गया। लेकिन अभी अभी 26 बचा हुआ है, तो इस पर और 26 से गुना कर दीजिए, 26 से गुना कीजिए, 26 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 26 में जीरो से गुना करेंगे कितना हो जाएगा जीरो, फिर 26 में जीरो से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा जीरो। अब देखिए अब यहाँ से आप चाहेंगे तो आपको अगर नहीं भी याद है तो आप आसानी से बता सकते हैं। इसके बाद जो इकाई के स्थान पर आएगा 8 छक 48, यहाँ जो इकाई के स्थान पर आएगा, इकाई नहीं मतलब यहाँ जो स्थान पर आएगा 8 में 6 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 8 छक 48, तो 8 वाला कौन सा ऑप्शन है, तो ये हमारा आंसर है। तो जब 78 में आप 26 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 202, मतलब 2028 हो जाएगा। यानी कि 7800 में जब हम 26 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 लाख मतलब इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 2,02,800 जो हो जाएगा 2 वर्ष बाद शहर की
जनसंख्या हो जाएगी। यहाँ केवल 7800 में 26 से गुना करना था। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। नहीं तो अगर आप ऐसे करते 1,87,500 में पहले 13% की वृद्धि करते, फिर 9% की कमी करते, तो आपका आंसर जो है गलत आ जाता है, क्योंकि इतना प्रत्येक वर्ष हो रहा है। 13% लोग प्रत्येक वर्ष जन्म ले रहे हैं और 9% लोग प्रत्येक वर्ष की मृत्यु हो रही है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि 8.3 मीटर लंबे एक ऊर्ध्वाधर खंभे की छाया 4.15 मीटर लंबी है। ठीक है, उस पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसकी समान परिस्थितियों में 40 मीटर लंबी छाया बनती है। अब देखिए, जब जब किसी पेड़ की जो है 4.15 मीटर लंबी छाया बन रही है, तो उसका वास्तविक ऊंचाई कितना है, तो 8.3 मीटर है। तो उसी तरह जब 40 मीटर लंबी छाया बनेगी तो उसकी वास्तविक ऊंचाई क्या होगी। देखिए तो क्या लिखेंगे, 8.3 अब बटे में 4.15 और गुना का 40 हो जाएगा। 40 हो जाएगा ना। अब देखिए 415 दूनी कितना होता है 830, तो ये 2 से पूरा कट जाएगा। 40 दूनी कितना होता है 80, यानी कि 80 मीटर जो पेड़ की ऊंचाई होगी तो उसका छाया कितना बचेगी 40 मीटर बनेगी। तो 80 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन डी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता है वो समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि यदि चाय की कीमत में 28% की बढ़ जाती है तो इसकी खपत को कितना परसेंट कम किया जाना चाहिए ताकि इसके खर्च पर कोई मतलब खर्च अपरिवर्तित रहे। देखिए चाय की कीमत बढ़ गई, पहले 100 रुपया थी कीमत, तो अब हो गई 128 रुपया। तो खपत क्या करना पड़ेगा, पहले 128 की खपत करते थे तो अब 100 की खपत करना पड़ेगा। जस्ट इसका उल्टा लिख देते हैं। ठीक है, तो अब देखिए कितना का कमी करना पड़ेगा, तो 28 का कमी करना पड़ेगा। किस पर कमी होगा, तो इस 128 पर कमी होगा और गुना का 100। ठीक है, गुना का 100। 4 से कटाएंगे तो ये हो जाएगा 7, और 4 से इसको कटाएंगे तो ये हो जाएगा 31। यानी कि यहाँ क्या लिखेंगे 700 और बटे में 31। 700 बटे 31 को हमें निकटतम पूर्णांक तक बताना है। तो 31 दूनी कितना होता है 62, 8 जीरो, फिर 31 दूनी कितना होता है 62, यानी कि 22% के जो है आसपास आंसर आएगा। 22% के आसपास कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर 2 है। तो ऑप्शन 2 जो हो जाएगा हमारा, ये हमारा लगभग में आंसर आएगा। ठीक है, 22% के आसपास, 22 पॉइंट समथिंग आएगा। तो 22% के आसपास 23% देता है तो 23% राइट आंसर हो जाता है, क्योंकि यहाँ जो है ये 22.5 प्लस जाएगा शायद, नहीं नहीं 5 प्लस नहीं जाएगा, हाँ 5 प्लस जाएगा। तो यहाँ 23% अगर रहता ऑप्शन में तो 23% भी हमारा आंसर हो सकता था। तो यहाँ जो हमारा राइट आंसर आएगा 22% आएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कर रहा है कि एक व्यक्ति 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए 5,000 रुपया उधार लिया। वह तुरंत उसे दूसरे व्यक्ति को 25/4% की दर से 2 वर्ष के लिए उधार दे दिया। तो इस लेन देन में उसके लाभ की गणना करना। देखिए बहुत चालाक है। पहले 4% के हिसाब से जो है उसने 2 वर्ष के लिए जो है उधार लिया, यानी कि 8% उसे चुकाना पड़ेगा। लेकिन वो क्या किया कि 25/4% के हिसाब से, 25/4% रेट के हिसाब से, 25/4% रेट के हिसाब से उसने 2 वर्ष के लिए दूसरे व्यक्ति को दे दिया। तो टोटल ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ 2 से 25 में भाग देंगे तो 12.5% का वो खुद लाभ कमाएगा इस पर। मतलब वो क्या किया, पहले 4% के हिसाब से दूसरे व्यक्ति से लिया और 12.5% के हिसाब से दूसरे व्यक्ति को दे दिया कि तुम्हें 2 साल के अंदर मुझे 12.5% चुकाना है, और वो खुद चुकाएगा 8%। तो ओवरऑल कितना 4.5% का वो लाभ कमा रहा है, 4.5% का लाभ कमा रहा है ना। अब देखिए इसी 4.5% को हमें निकालना है कि रुपया में बताना है कि 4.5% कितना होगा। तो 5,000 का 4.5% निकाल दीजिए। क्या लिखेंगे 5,000 गुना 4.5% को हम 9/2 लिख सकते हैं। 9/2 अब परसेंट को जब हटाएंगे तो नीचे में जीरो हो जाएगा, 2 जीरो, यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। 2 से इसको करेंगे कितना हो जाएगा 25। 25 में हमें 9 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 25 9 या 225, यानी कि वो ओवरऑल जो है 225 रुपये का प्रॉफिट कमा रहा है। तो 225 किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है। तो ऑप्शन डी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं वो समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 का है कि 30 सेंटीमीटर व्यास वाले तांबे के एक ठोस गोले को 10 सेंटीमीटर व्यास वाले तार के रूप में खींचा जाता है। ठीक है, तो तार की लंबाई बताना है। जब भी कोई तार के रूप में खींचेंगे तो बेलन के आकार का हो जाएगा, और यहाँ गोला तो है ही। तो दोनों का आयतन हमें पहले बराबर करना पड़ेगा। गोला का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है, आर क्यूब। और बेलन तार के रूप में क्या होगा बेलन, तो बेलन का आयतन कितना होता है तो पाई आर स्क्वायर इंच। आपको टोटल फॉर्मूला कम से कम याद होना चाहिए। यहाँ पाई से पाई को कटा दीजिए, यहाँ क्या हो जाएगा 4/3। और यहाँ देखिए यहाँ त्रिज्या कितना है 30 सेंटीमीटर व्यास है, तो त्रिज्या इसका आधा होगा 15 गुना 15 गुना 15। ठीक है, आधा होगा। और यहाँ आर स्क्वायर, यहाँ 10 सेंटीमीटर व्यास है तो त्रिज्या कितना होगा उसका आधा होगा, तो 5 गुना 5। हमें इंच निकालना है तो इंच से गुना कर दीजिए। अब देखिए 3 से इसको कटाएंगे कितना हो जाएगा 3 5 15, 5 से इस 5 को कटा दीजिए। ठीक है, 5 से इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 3। अब टोटल गुना कीजिए, यहाँ बचा 4, एक क्या बचा 3 और एक बचा 15।
ठीक है। अब बराबर किसके हो जाएगा, तो एच के। तो देखिए यहाँ क्या, 4 तिहाई 12, 12 में 15 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 12 15 है 180, यानी कि एच बराबर जो मान निकल कर आया है हमारा 180 सेंटीमीटर निकल कर आया है, ठीक है। जो कि ऑप्शन डी में दिया है, तो ऑप्शन डी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जब भी किसी मतलब जब भी किसी जो है आकृति से हम दूसरे आकृति के रूप में उसे परिवर्तित करते हैं, तो दोनों का आयतन हमें बराबर रखना होता है, ठीक है। यहाँ गोला से हम बेलन के रूप में लाए हैं, तो दोनों का आयतन बराबर करेंगे तो आपका आंसर आसानी से निकल कर आ जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन में आ गया होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि 24 सेंटीमीटर, 17 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर भुजा वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल बता रहा है। देखिए इसे आप हीरोन के फॉर्मूला से आसानी से बना सकते हैं। हीरोन के फॉर्मूला में पहले हमें एस निकालना पड़ता है, जो कि हमारा अर्ध परिमाप होता है, जिसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी बटे में 2। सबको जोड़िए, 24 24 प्लस 17 17 प्लस 9 बटे में 2। ये हीरोन का फॉर्मूला से हम लोग बनाएंगे, ठीक है। इसको जोड़िए, 24 और 17 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 41, 41 और 9 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 50। तो 50 बटे में 2, 50 बटे में 2 को क्या लिख सकते हैं 25, यानी कि यहाँ से एस का मान हमारे निकल कर आ गया कितना 25, ठीक है। अब एक हीरोन का जो फॉर्मूला होता है त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए होता है एस इंटू एस माइनस ए, ठीक है। एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू का एस माइनस सी, ठीक है। एस माइनस का सी, यही फॉर्मूला होता है। अब देखिए एस की जगह क्या लिखेंगे, एस की जगह लिखेंगे हम लोग 25, 25 लिखेंगे, और एस माइनस ए यानी कि 25 में से 24 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 1, एस माइनस बी यानी कि 25 में से 17 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 17 8 25, ठीक है। फिर एस माइनस सी, 25 में से 9 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए 25 को हम बाहर निकालेंगे तो 5 लिख देंगे, 16 को हम लोग बाहर निकालेंगे तो 4 लिख देंगे, और 8 है, 8 को हम 4 इंटू 2 यानी कि 2 बाहर निकाल सकते हैं और दो रूट 2 लिख सकते हैं ना, 8 को 2 रूट 2। अब गुना कीजिए, 5 के 20, 20 दूनी का 40, तो यहाँ से जो हमारा राइट आंसर आ जाएगा 40 रूट 2 हो जाएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल। एक मिनट, 40 रूट 2 जो हो जाएगा हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा, जो कि ऑप्शन एक में दिया था। ऑप्शन एक जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये आप हीरोन के फॉर्मूला को जरूर ध्यान में रखिएगा। त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने के लिए जब हमारे पास तीनों भुजा दी हुई होती है, तो हम इसे निकाल सकते हैं एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। आप इसे शायद 9th क्लास में पढ़े होंगे, ठीक है। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन में आ गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है कि यदि अंकित मूल्य क्रयमूल्य से 75% अधिक है और अंकित मूल्य पर 40% की छूट दी जाती है, तो प्रतिशत लाभ क्या होगा। देखिए इस प्रकार का क्वेश्चन आपके दिल्ली पुलिस के प्रत्येक शिफ्ट में आया हुआ है। कल भी हमने सॉल्व किया था, आज भी हम आपको बताते हैं। एक होता है इसमें सीपी, एक होता है इसमें एमपी, और एक होता है इसमें एसपी। एसपी एमपी क्या होता है मार्केट प्राइस, सीपी क्या होता है कॉस्ट प्राइस, और एसपी क्या होता है सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य, ठीक है। अब देखिए, अब क्रय मूल्य से हमें 75% अधिक अंकित किया। अगर क्रय मूल्य हमारा 100 रुपया है, तो उस पर हम 75% अधिक अंकित किया, यानी कितना अंकित किए 175 अंकित किए। अब इस पर क्या किया जा रहा है कि 40% का छूट दिया जा रहा है। अब इसका 175 का 40% निकालिए, 175 का जब आप 40% निकालिएगा, तो देखिए इसका 10% हो जाएगा 17.5, 17.5 चूँकि कितना होता है 17.5 चूँकि अगर कीजिएगा तो 70 होता है, 70 होता है। आप करके देखिएगा 175 का जब आप 40% निकालिएगा तो 70 आएगा, ठीक है। वो कैसे आएगा, तो 10% इसका 17.5 होता है, उसमें 4 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 70, यानी कि 175 रुपये उसका अंकित मूल्य था, तो उस पर 70 रुपये का उसने छूट दिया था, कितना में बेच दिया 105 रुपये में बेच दिया। अब हमसे पूछ रहा है कि उसे कितना परसेंट का लाभ हुआ। 100 रुपये के सामान को, क्रय मूल्य तो उसके लिए 100 रुपया था ना, उसे 105 रुपये में बेच दिया, तो कितना परसेंट का प्रॉफिट कमाया, 5% का जो है उसने प्रॉफिट कमाया। 5% का प्रॉफिट किस ऑप्शन में दिया था, ऑप्शन नंबर एक में दिया है, तो ऑप्शन एक जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अब देखिए समझिए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कैसे बनेगा कि पांचवी अभाज्य संख्या और 100 से ठीक बाद वाली अभाज्य संख्या का गुणनफल क्या होगा। अब समझिए पांचवी अभाज्य संख्या हमारे पास क्या प्राप्त होगी। देखिए पहली जो हमारी अभाज्य संख्या होती है वो 2 होती है, और 2 ही एकमात्र सम संख्या जो होती है जो अभाज्य संख्या होती है, ठीक है। उसके बाद जो अभाज्य संख्या होती है 3 होती है, उसके बाद होती है 5, उसके बाद होती है 7, उसके बाद होती है 11। तो पांचवी अभाज्य संख्या हमारे पास निकल कर आ गई 11, ठीक है। और 100 के ठीक बाद वाली जो अभाज्य संख्या होती है हमारी 101 होती है। इसका गुणनफल पूछ रहा है, तो गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 11 11 जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। 11 11 किस ऑप्शन में दिया था, ऑप्शन नंबर 3 में दिया है, तो ऑप्शन 3 जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं ऑप्शन में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन कर रहा है कि 0.061 गुना 0.061 गुना 0.061, यानी कि इसको सीधे लिख सकते हैं 0.061 के ऊपर क्यूब, ठीक है। और फिर उसी तरह इसको भी लिखा गया है, इसको क्या लिखा गया है 0.031 के ऊपर क्यूब, ठीक है, का होल क्यूब। अब बटे में इसको क्या लिख सकते हैं 0.061 का स्क्वायर,
ठीक है, स्क्वायर माइनस का 0.061 और गुना का जो लिखा गया 0.031 बहुत आसान क्वेश्चन है। अब प्लस का जो हो जाएगा 0.031 का स्क्वायर। जब इस प्रकार का आपको अगर दिख जाए क्वेश्चन, मतलब ए क्यूब प्लस बी क्यूब बटे ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो आप सीधे सीधे इन दोनों संख्या को जोड़िएगा और आप आंसर निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, 0.061 प्लस का 0.031 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, एक और एक को जोड़ेंगे तो 2, 6 और 3 को जोड़ेंगे तो 9, 0 और 0 को जोड़ेंगे तो 0 और 0.0, यानी कि 0.092 जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। कैसे, तो एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब, देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब का एक फॉर्मूला होता है, आपको हम अभी लिख कर दिखाते हैं, इसको आप समझ गए होंगे, अभी से हम लोग हटाते हैं। देखिए एक फॉर्मूला होता है, देखिए एक फॉर्मूला होता है ए प्लस बी के होल क्यूब का, ए प्लस बी के होल क्यूब का एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, ए क्यूब, ठीक है, प्लस का बी क्यूब, प्लस का बी क्यूब, चाहे ऐसे नहीं, अब दूसरा फॉर्मूला देखिए, दो फॉर्मूला होता है इसका। देखिए अब यहाँ तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाला फॉर्मूला लगेगा ना, देखिए वो दिखाते हैं, ए क्यूब और प्लस का बी क्यूब का एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है फॉर्मूला, तो ए प्लस बी, ठीक है, ए प्लस बी इंटू का जो होता है ए स्क्वायर माइनस का ए बी और प्लस का बी स्क्वायर, ये एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, फॉर्मूला होता है। अब यहाँ से देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब ऊपर में दिया था और ये नीचे में दिया था, तो ये जब इसको लाएंगे तो ये बटा में आ जाएगा ना, बटे में क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस का ए बी और प्लस का बी स्क्वायर, तो इधर क्या बचेगा, ए प्लस बी बचेगा, यहीं इसे हम जोड़कर आसानी से आंसर निकाल सकते थे। लेकिन आपको ध्यान देते रहना है कि जो पॉइंट इधर है नीचे में भी सेम पॉइंट होना चाहिए, तभी जाकर आपका आंसर आएगा, नहीं तो कभी कभी क्या करता है, इसे 0.061 न लिख कर इसको लिख सकता है 0.61, तो वहाँ जो है आंसर थोड़ा दूसरा हो जाएगा, ठीक है, अब इसे जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कर रहा है कि के स्क्वायर प्लस 3 के क्यूब प्लस 5 अभाज्य संख्या है तो के का मान। अब इसमें तो ऑप्शन ही दे दिया है, ऑप्शन 2 रख कर चेक कर लीजिए, पहला के है तो 2 हो जाएगा, के स्क्वायर प्लस 3 है तो 2 के स्क्वायर 4 और 3 7 हो जाएगा, के क्यूब प्लस 5 है तो 2 के पाँच 3 8 और 5 13 हो जाएगा, तो ये तीनों अभाज्य संख्या बनकर आ गया, तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 हो जाएगा, ठीक है, उम्मीद करते हैं वो समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कर रहा है कि किसी गंतव्य के लिए यात्रा निम्नलिखित तरीके से की जाती है, 55 किलोमीटर पर आवर की औसत गति से 550 किलोमीटर, इसके इतना किलोमीटर, फिर इतना किलोमीटर, फिर इतना किलोमीटर, सबका पूरा औसत हमें निकालना है। देखिए 55 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से अगर ट्रेन चल रहा है 550 किलोमीटर, तो यहाँ समय कितना लेगा, 10 घंटा का समय लेगा। उसी प्रकार यहाँ समय कितना लेगा, 500 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से जो है 45 किलोमीटर चल रहा है, तो यहाँ समय लेगा उसने 9 घंटा लेगा, ठीक है। और यहाँ कितना समय लेगा, 25 के हिसाब से चल रहा है 400 किलोमीटर, तो 25 से कम 25, 25 से कम 25, 15 जो 25 का 150, यानी कि 16 घंटे का यहाँ समय लेगा। और यहाँ देखिए यहाँ कितना लेगा, तो यहाँ कटेगा तो नहीं, तो 11/7, 11/7 घंटा का समय लेगा। औसत गति निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, टोटल डिस्टेंस में से टोटल समय को भाग देना पड़ता है, ये टोटल समय निकाल कर आ गया। टोटल डिस्टेंस को जोड़िए, 4500 500 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5000, 5000 में 400 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5400, 5400 में 50 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 5400 में 50 को जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 5450, और फिर ये 50 है तो इस 50 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 5500, यानी कि सबको जोड़िएगा, जब आप इन सब डिस्टेंस को जोड़िए कितना निकल कर आएगा, 5500 निकल कर आएगा, ठीक है। इसमें हमें टोटल समय से भाग देना है, 10 और 9 19, 19 और 6 25 और 10 35, 35 प्लस कितना हो जाएगा, 35 प्लस 11/7। अब देखिए 35 प्लस 11/7 आ गया। अब इसको क्या लिखेंगे, तो 5500 और ऊपर का गुना, ये जो नीचे 7 है तो ऊपर 7 जाकर गुना हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा, 7 पंजे 35 और 7 21, 21 और 3 24, 245 और प्लस 11 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कीजिए तो क्या लिखेंगे, 5500 और गुना का 7 और बटे में 245 और 11 को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 256। अब इसे सॉल्व करने की आपको जरूरत नहीं है, नीचे में 256 एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन 4 जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जब इसको आप सॉल्व कीजिएगा, इसको सॉल्व कीजिएगा तो पूर्णांक में जब आप लिखिएगा तो क्या निकल कर आएगा, 150 पूर्णांक 135/256 निकल कर आएगा। हम आपको यहाँ समझा दिए, जो हमारा एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है, औसत गति का जो फॉर्मूला होता है, टोटल डिस्टेंस मतलब कितना डिस्टेंस तय किया गया बटे में टोटल टाइम कितना टाइम लिया गया, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस हमारा 5500 किलोमीटर था और टोटल टाइम जो निकल कर आया 256/7 निकल कर आया, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को और लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कर रहा है कि यदि राम के धन का 45% सोहम के धन के 50% पे जोड़ा जाता है तो कुल राशि सोहम के धन का 86% हो जाता है। तो सोहम के पास राम के धन का कितना परसेंट है, अब समझिए, राम के धन का 45%, यानी कि राम के धन का 45%, ठीक है 45%। अब
इसमें क्या किया जाता है, सोहम के धन का 50% जोड़ा जाता है, सोहम के धन का 50% इसमें जोड़ा जाता है, ठीक है। बराबर क्या निकल कर आता है, तो सोहम के धन का 86% निकल कर आता है, 86% निकल कर आता है। अब समझिए, यहाँ राम के धन का 45% लिख दीजिए, 45%। अब बटे में जो हो जाएगा, बराबर में जो हो जाएगा, यहाँ 86 में से इस 50 को घटाएंगे, क्योंकि सोहम इधर भी है, सोहम इधर भी है, तो उधर जाकर माइनस होगा। तो सोहम के धन का कितना निकल कर आएगा, 86 में से जब 50 को घटाएंगे तो 36 बटे में 100 निकल कर आएगा। घटा कर देखिएगा, 86 में से जब 50 को घटाएंगे तब इस 100 से इस 100 को घटा दीजिए, 9 से घटाएंगे तो 5, और 9 से इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यानी कि राम के धन का 5, राम के धन का 5 बराबर किसके है, तो सोहम के धन के 4 के। यानी कि राम और सोहम का जो अनुपात है वो 4:5 निकल कर आ गया। अब हमसे क्वेश्चन क्या कर रहा है कि सोहम के पास राम के धन का कितना परसेंट है, तो सोहम के पास कितना धन है, 5, राम के पास कितना धन है, 4, नीचे में 4 हो जाएगा। अब परसेंट बताना है तो 100 से गुना करना पड़ेगा, 4 से इसको कटाएंगे कितना हो जाएगा, 25, 4 से इसको घटाएंगे कितना हो जाएगा, 25। तो 25 पंजे कितना होता है, 25 में 5 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 125। यानी कि जो सोहम के पास है राम के धन का 125% है, जो कि ऑप्शन हमारा 2 में है। तो ऑप्शन 2 जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। हम आपको टोटल 15 क्वेश्चन बना दिए। उम्मीद करता है आपको सारे 15 क्वेश्चन समझ में आए होंगे। किसी भी क्वेश्चन में डाउट हुआ होगा तो उसे कमेंट कीजिएगा, हम उसे दोबारा बताने का जरूर प्रयास करेंगे। जैसे ही एसएससी जीडी का आपका आंसर किया जाएगा, एसएससी जीडी का, उसे भी हम लोग सॉल्व करा देंगे, ठीक है। उसमें भी मैथ और रीजनिंग के सवाल को सॉल्व करा देंगे टोटल शिफ्ट का, जिससे आपके आगे आने वाले, चाहे वो जीडी का एग्जाम हो, दिल्ली पुलिस का एग्जाम हो, या फिर कोई भी एसएससी का एग्जाम हो, सबके लिए आपके लिए फायदा हो, ठीक है। उम्मीद करता है आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।